Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss Karl Marx, and the topic under Karl Marx is dialectical materialism of Karl Marx. Basically, if we are going to discuss that topic, the background of theory is hidden under the Hegel dialectical method. Karl Marx took this theory from Hegel dialectical method. According to Hegel, progress result from the conflict of opposing forces. Hegel said that the progress in every society is hidden under the conflict of opposing forces in the society. However, Karl Marx reversed the Hegel view that conflict is in the relationship of ideas and that material forces are only a reflection of the clash between the society. बेसिकली अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स ने अपनी ये थ्योरी जो है वो हेजल की थ्योरी से ली और कार्ल मार्क्स से हेजल ये बात करते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होता है वो अपोजिंग फोर्सेस के अंदर होता है। टू टाइप्स ऑफ क्लासेस जो हैं वो एक सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं और उनके अंदर जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं उसमें जो है वो प्रोग्रेस जो है वो हिडन होती है। बट कार्ल मार्क्स एक और बात करते हैं और वो बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं हेजल का डायलैक्टिकल मेथड को और कार्ल मार्क्स से बात करते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है इज इन द रियलिम ऑफ आइडियाज। ये कन्फ्लिक्ट सोसाइटी की टू फोर्सेस के दरमियान जो आइडियाज का कन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर है और दूसरा जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज ऑन द मटेरियल फोर्सेस। अब हम अगर कार्ल मार्क्स की इसी थ्योरी को आगे लेकर चलें तो कार्ल मार्क्स एक बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि आइडियाज आर ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल एनवायरनमेंट इन विच मैन लिव। We must be kept in mind that Marx borrowed that theory from Hegel। तो हेजल का ही डायलैक्टिकल मेथड है जिसको वो लेकर चल रहे हैं कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स जो हैं वो इस थ्योरी के कुछ अब ये डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स जो हमें नजर आता है वो ये है कि बेसिकली कोई एक पर्सन जो है वो कोई थीसिस देता है। थीसिस मीन कोई आइडिया देता है। जब वो अपना आइडिया प्रेजेंट करता है किसी भी क्लास के सामने, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने अपना इस आइडियाज को प्रेजेंट करता है, अपने रिसर्च को प्रेजेंट करता है, तो जो सुनने वाले होते हैं वो इससे इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। थीसिस आइडिया से क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है और कॉन्ट्राडिक्शन से फिर एंटी थीसिस होता है। एंड जब कॉन्ट्राडिक्ट उस रिसर्च से उस आइडिया से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है फिर एंटी थीसिस है उससे रिवर्स आइडिया होता है और फिर उन दोनों आइडियाज को मिला के सिंथेसिस होता है कि जो थीसिस से कॉन्ट्राडिक्ट करके एंटी थीसिस बना, एंटी थीसिस से वो क्या बन जाता है, सिंथेसिस बन जाता है। सेकंड हमारा जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म में द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है दैट इज जिसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने बेसिकली डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म में फ्रॉम हिस्ट्री टू टिल नाउ उन्होंने जितनी भी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशंस हुई हैं सोसाइटी के अंदर उन्होंने ये सारी सोसाइटी की रेवोल्यूशंस बताई। उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि फॉर द वेरी फर्स्ट ऑफ टाइम अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर बैलेंस था। उस बैलेंस की वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस था, हर कोई जो है वो मिलकर काम करते थे और उससे जो है सोसाइटी एक बैलेंस सिचुएशंस के अंदर थी। तो एक अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। जब अनऑर्गेनाइज सोसाइटी
हुई तो उससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उससे डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिस जिस इसके रिगार्डिंग जो है रोसो ने थ्योरी दी थी, दैट वाज सिविलाइजेशन करप्ट ह्यूमैनिटी। उनने ये बात की और डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्राइबलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ से स्टार्ट हुआ इरा ऑफ कम्युनिज्म। इरा ऑफ कम्युनिज्म का मतलब है कि एक सिंगुलर पर्सन जो है वो सारी पावर्स एंड अथॉरिटी जो है वो अपने पास रखता है और यहाँ से बिल्ड होते हैं एम्पायर। एम्पायर बिल्ड हो गए, बड़े बड़े एम्पायर्स, जैसे आप रोमन एम्पायर्स देख लें। एम्पायर्स बिल्डअप हुए। एम्पायर्स की जो किंग थे वो अपर क्लास में थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको ओबे करते थे, दैट वाज बारबेरियन क्लास। और यहाँ से स्टार्ट होता है इरा, दैट इज कॉल्ड इरा ऑफ स्लेवरी, जिसके अंदर स्लेवरी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। उसके बाद फर्दर सोसाइटी जो है वो एवेलुएट हुई। सोसाइटी के एवेलुएट होने के बाद लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मिली। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या था कि न्यू इरा हुआ, दैट इज इरा ऑफ फ्यूडलिज्म। अरिस्टोक्रेसी मेन अरिस्टोक्रेट जो पीपल थे जिनके पास बहुत ज्यादा जो है लैंड्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोसाइटी को टेक ओवर किया और उनके अंडर जो काम अपर क्लास में जो है वो लैंडेड अरिस्टोक्रेट थे, लैंडलॉर्ड्स थे और उनके अंडर जो क्लास थी दैट वाज बोर्जवा क्लास, जो उनको उनके अंडर चल रही थी। यहाँ और इस इरा को कहते हैं इरा ऑफ फ्यूडलिज्म। उसके बाद न्यू इरा फर्दर जो सोसाइटी जो है एवेलुएट होती है और डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है और यहाँ से स्टार्ट होता है बोर्जवा डेमोक्रेसी। जितने भी सोसाइटी के अंदर वर्किंग क्लास, जो पहले वर्किंग क्लास थी, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई सोसाइटी के अंदर, तो टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होने के बाद वो जो बोर्जवा क्लास थी वो लैंडेड बोर्जवा या बोर्जवा डेमोक्रेसी हुई और यहाँ से स्टार्ट हुआ इरा ऑफ कैपिटलिज्म। और यहाँ पे अपर क्लास जो है वो बोर्जवा डेमोक्रेसी है और जिनके अंडर जो वर्किंग क्लास है दैट इज प्रोलिटेरिएट क्लास। प्रोलिटेरिएट proletariat rule and development of democratic कम्युनिस्टिक यूटोपिया। तो ये कार्ल मार्क्स का डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मार्क्स थ्योरी कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म दिया उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अब फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। According to Karl Marx, in every society, the fundamental determinant of all other development is the forces of production. And it forces of production consist of raw material or natural resources and technology by which those material are converted into consumable goods. Second point is relations of production. The forces, the relations of production between the forces of production give rise to a particular relation of production. There are basically this is the social relation which forms class in the society. और क्लास इन द सोसाइटी क्या है? वन क्लास दोज हु हैव एंड अदर क्लास दोज हु हैव नॉट। दोज हु हैव कमांड एंड दोज हु हैव नॉट ओबे। That is era of capitalism. The relationship is always benefit for the commanding class. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सोसाइटी को बैलेंस करने की 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। वन इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड इज रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन।
Karl Marx said that if change happened in forces of production and not in a relation of production, then the tension will arise between the classes involved in this process. Class, two types of class: one those who have, second those who have not. The forces of productions and relations of production combined to form the economic foundation of every society. अगर किसी सोसाइटी के अंदर क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन है एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता तो सोसाइटी कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती. Third is superstructure of society. Superstructure of the society has 2 points. One, first, it justifies the position of commanding class. According to Karl Marx, the laws which made the bourgeois class will be totally benefit the bourgeois class. जो भी लॉज जो हैं वो बोर्जुआ क्लास बनाएंगे, अपर क्लास बनाएंगे, द क्लास हु हैव, तो वो टोटली अपने बेनिफिट के लिए बनाएंगे. सेकंड, द कमांडिंग क्लास यूज द सुपर स्ट्रक्चर एज वेपन टू मेंटेन इट्स सुपीरियर स्टेटस इन द सोसाइटी. अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं. सुपर स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें हैं. वन, जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली सुपरस्ट्रक्चर वो है जो सोसाइटी को बनाते हैं, सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. अब इसका सुपरस्ट्रक्चर का डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बट दे एम्फसाइज द प्रोडक्शन. अब कौन कौन सी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है? आर्ट, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, लॉ, मीडिया, पुलिस, साइंस, एजुकेशन. They have not directly relationship with production, but they maintain and shape the base of the production. क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग अगर कुछ अर्न करता है तो उसकी अर्निंग का बेसिक मोटिव अपनी फैमिली को फीड करना होता है, और अपनी इसी चीज को बेनिफिट बना के, टूल बना के, द सोसाइटी, द क्लास ऑफ सोसाइटी विच हैव और द बोर्जवा क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूज करते हैं. अब ये बेस क्या बनाते हैं, क्या शेप बनाते हैं? वन, मींस ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, मशीन, फैक्ट्रीज, लैंड एंड रॉ मटेरियल. अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोलिटेरिएट है, लेबर अरिस्टोक्रेसी है, पैटी बोर्जवा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटल है एंड कमोडिटीज ईटी. तो दैट इज सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट थिंग इज अंडर द कार्ल मार्क्स, दैट इज क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स. अब जो क्लास स्ट्रगल है का अंडर द कार्ल मार्क्स, वो दो तरह की है. वन इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉपर्टी. सेकंड इज अ क्लैश ऑफ वन क्लास अगेंस्ट एन अदर. अब हम अगर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, और फर्स्ट को डिस्कस करने से पहले वी आर गोइंग टू अज्यूम अर्ली स्टेज which was unorganized society. In the early stage of the history of society, both the class structure and the cultural structure aspects were suitable to the prevailing force of production. There were no division between the class and one commanding and the other obey अनक्वेश्चनेबली. उसके बाद क्या हुआ? अचानक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. अब इसका आंसर क्या है? द आंसर इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन अल्टर द टेक्निक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन. इन डूइंग सो
they were not aware that they were destroying the production upon which their entire system rests. The forces of production come into clash with the relations of प्रोडक्शन। और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम एक चीज़ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में किसी एक चीज़ को चेंज करेंगे तो देयर विल बी द टेंशन बिटवीन बोथ क्लासेस, और इससे क्या होता है, अ क्लैश ऑफ वन क्लास अगेंस्ट एन अदर ऑन द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करते हैं मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में हमारी तीन चीजें हैं, मार्क्सिज्म, ग्लोबलाइजेशन, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन, द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मार्क्सिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स एंड Hegel, the Communist Manifesto and Das Kapital, in which Karl Marx argued that capitalism is driven by capitalists for profit and capital accumulation in competitive market economy। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कैपिटलिज्म का जो मेन बेनिफिट है दैट टू गेन प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। Capitalism has created diversity between bourgeois and proletariat, mean upper class and working class, uneven distribution of wealth between haves and have not, create the disturbance in the society। Second theory is labor theory of value। Value of goods should be determined by the labor used to produce them। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो वैल्यू तब है जब वर्किंग क्लास उसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अगर वर्किंग क्लास उसके ऊपर वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है और उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो देयर शुड बी द नेम ऑफ द वर्किंग क्लास एंड वर्किंग क्लास शुड बी शेयर इन दैट प्रोडक्ट। ऑनर्स डोंट काउंट लेबर एज कमोडिटी। He believe Karl Marx believed that labor should be counted that as commodity। Labor should be counted that as commodity। Labor को as a commodity जो है वो count करें while determining the value of product, and this value should be determined by the labor। Third is class conflict। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट नेवर पे सफिशिएंट वेजेस टू कंपनसेट वर्कर्स फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ देयर लेबर, हेंस they are produced to different classes, one who have, second who have not। अगर हम इसकी टर्म को देखें तो one is bourgeois, second is proletariat। The deprivation will lead to class conflict where proletariat will rise against the bourgeois class। It leads to revolution and abolishing of capitalism। It will create the universal classless society। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज थ्री लॉज ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइज बाय कार्ल मार्क्स। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिसप्रोपोर्शनैलिटी, सेकंड इज लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, थर्ड इज लॉ ऑफ फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिसप्रोपोर्शनैलिटी। कार्ल मार्क्स गोइंग टू went to denial द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इकोनॉमी की एक टर्म है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सो सप्लाई एंड डिमांड विल ऑलवेज बी इन बैलेंस। इकोनॉमी की टर्म है कि अगर सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस में होगी तो सोसाइटी विल बी इन बैलेंस। बट कार्ल मार्क्स इस कॉन्सेप्ट को टोटली डिनाई करते हैं एंड he said that supply exceeds demand। वो कहते हैं सोसाइटी में हैव एंड हैव नॉट के अंदर बैलेंस तब आएगा जब सप्लाई डिमांड से एक्सीड होगी। जब सप्लाई डिमांड से एक्सीड होगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लो प्राइसेबल होगी। जब लो प्राइसेबल होगी तो जो हैव एंड हैव नॉट के दरमियान डिफरेंस है वो कम होगा। क्योंकि बैलेंस ऑफ
जो प्रोडक्शन है एंड द बैलेंस ऑफ सेविंग है वो कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो जाएगा। मार्क्स डिनाइज दिस इक्विलिब्रियम एंड आर्ग्यू दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज टेंड टू ओवर प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। He said these economic crises would become increasingly severe and in time would impel the suffering proletariat to rebel against the system। अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रोलेटेरिएट जो है वो सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे। Second is a law of concentration of capital. Karl Marx said the motive force of capitalism is the drive for profit. The evolution of capitalism is toward increasing concentration of wealth in the hand of efficient few and the growing impoverishment of the many. Resultantly, unemployment increases, labor wage declined, and the capitalist society become ripe of social revolution. Third is a law of falling rate of profit. Karl Marx believed tendency of profit decline was inescapable. As pressure of competition forces capitalists to increase efficiency and productively through investment in new labor saving and more productive technology, the level of unemployment will increase and rate of the profit surplus value will be decreased। It will cause the workers to rebel and destroy the कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। वो कहते हैं कि अगर लॉ लॉ फॉलिंग अगर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा तो जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है वो कम होती जाएगी और जितनी उनकी परचेजिंग वैल्यू कम होती जाएगी उनका जो है वो इसके ऊपर अगेंस्ट सिस्टम के मोटिव जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि वो जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिबेल करेंगे और कैपिटलिस्ट सिस्टम को अबॉलिश कर देंगे। तो ये तीन तरह के मेथड कार्ल मार्क्स देते हैं कि जो कैपिटलिज्म को एंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड लॉ ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट। अब इसके ऊपर अगर किसी का हमने कार्ल मार्क्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है आज के टॉपिक में। अगर किसी का इस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।